Good afternoon, Sidra. गुड आफ्टरनून बेटा, आवाज आ रही है? इफ्रा, गुड आफ्टरनून बेटा, आवाज आ रही है आपको? मेरा पेन किधर है? ओके। आईवी थेरेपी। तो बाकियों को भी कॉल कर देते, आ जाते वो लोग। आप लोग कैसे हो? ये सी, हम भी इधर ही हैं। आप लोग अपनी दुआ में मैडम को भी याद करना, प्रिंसिपल को। शी सिक, कुछ बीमार है वो, ठीक है। तो मैडम को आप लोग अपनी दुआओं में याद रखना कि वो जल्दी से अच्छी हो जाए। क्या शुरू करें हम? दो ही तो लोग हो अभी। मैं और 2 मिनट इंतजार करती हूँ, फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है? आज हम देखेंगे इंट्रावीनस थेरेपी को, और मैं बना रही थी आप लोगों के लिए असाइनमेंट। मैम, मुझे बेटा, मुझे भी नहीं पता उन्हें क्या हुआ, बट शी इज नॉट वेल। जस्ट प्रे फॉर हर कि उनको खुदा से तंदुरुस्ती दे, और उनको क्या हुआ है उसका तो मुझे नहीं पता। शी वेंट टू हॉस्पिटल इन द मॉर्निंग। मेरे ख्याल से फ्राइडे को भी जब मैं आई थी तो वो हॉस्पिटल जा रही थी, तो वो कुछ तबीयत उनकी खराब ही है। ठीक हो गए, जो कुछ भी है दुआ करोगे, खुदा जानता है उनको क्या हुआ, कुछ शफा पा लेंगे। ठीक है, आप लोगों की दुआ की जरूरत। सच्ची बात तो ये है कि मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। ईसीजी वगैरह करवा रहे हैं हॉस्पिटल में। ओके, अभी हमारे पास पेपर तो आया नहीं। आज का डेट है, आज है 14। फरवरी 17 बस दो ही है। चलो, छोटी सी स्लाइड है, इसको हम फिनिश करेंगे। मैं ये इसको ऑफ करूंगी, ये जो है ना शक्ल दिखा रही मेरी। ओके। इंट्रावेनस थेरेपी क्या है? इंट्रावेनस थेरेपी जो है, इसे इन्फ्यूजन ऑफ फ्लूइड एंड मेडिकेशन, जो कि आप लोग सारा दिन हॉस्पिटल में करते रहते हो, ठीक है। एज वेल एज ब्लड प्रोडक्ट्स को भी देते हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी होती है उसमें टू द पेशेंट, ठीक है, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। अब ये क्या करते हो आप लोग, डायरेक्ट उसको उनको पेशेंट को आईवी डायरेक्ट देते हो, ठीक है। ये the main objective of IV therapy is the maintenance and restoration of fluid and electrolyte
बैलेंस। ठीक है, सो आपने क्या है, उसने कहा कि जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपने जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको आपने रिस्टोर रखना है और उसको मेंटेन रखना है। द प्रोविजन ऑफ मेडिकेशन एंड कीमोथेरेपी एजेंट। अभी क्या इसका प्रोविजन है, उसकी मेडिकेशन की और कीमोथेरेपी की। पेशेंट को पेरेंटल न्यूट्रिशन भी दिया जाता है इससे। अगर वो कुछ खा पी नहीं सकता तो उसको आप पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं, जो कि हमने आगे पढ़ा था, पीछे पीछे पहले हम पढ़ चुके हैं। और फिर अगर ब्लड एनीमिया बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ब्लड प्रोडक्ट में आपका प्लाज्मा भी आ जाता है, रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी आ सकता है। ठीक है, सो this is how it's been given. The next is, thank you. The next is types. ठीक है, एक तो है नीडल एंड सिरिंज जिससे हम देते हैं, पेरिफेरल आईवी लाइंस है, ठीक है, एंड सेंट्रल आईवी लाइन। नीडल एंड सिरिंजेस में हम देखते हैं, simplest form of intravenous access is a syringe with an attached hypodermic needle. The needle is inserted in through the skin into a vein, and the content of the syringe are injected through the needle into the bloodstream. जैसे कि ये दे रही है, जैसे कि आप लोग भी देते हैं। देखिए उसने थोड़ा सा हाथ नीचे ले गई ताकि वेन्स एंगोर्ज हो जाए, लेकिन मैं तो ऐसे नीचे बैठ के तो कम से कम कभी भी नहीं लगा सकती, जैसे ये नीचे बैठ के लगा रही है। उस तरह कुब्बा होके लगाने से तो बेहतर था। एनीवेज, ठीक है, तो जो आईवी जो नीडल एंड सिरिंज है उसमें जो हम आईवी देते हैं वो सिरिंज से अटैक करते हैं और स्किन से वेन में, और जो इंजेक्शन है इट्स गिवन इनटू द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली। ये है, ठीक है। अब इसमें गलती आपको क्या नजर आ रही है, इसने अंगूठी पहनी हुई है। जिस हाथ में भी आप आईवी लगाओगे उस हाथ में अंगूठी नहीं पहनोगे कभी भी। अगर स्वेलिंग हो जाए, हाथ में स्वेलिंग हो जाए तो अंगूठी फंस जाएगी। सो दिस इज द एरर। ये जो तस्वीर लगाई है वो तस्वीर आईवी लगाने वाले ने भी, उसको मैं उसके नंबर काटूंगी। उसने स्प्लिंट एरिया पे लगाया है, उसके नंबर दूंगी। ठीक है, उसने इसको अच्छे तरीके से सिक्योर किया हुआ है, उसके भी नंबर इसको मिल सकते हैं। लेकिन जो ये अंगूठी पहना के लगाई है, मैं नंबर काट देती हूँ। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच यू ऑल्सो लर्न। नेवर लेट द पेशेंट वेयर हिज और हर रिंग। और उस हाथ में उसने अंगूठी नहीं पहननी चाहिए जिस हाथ में उसको आईवी लगाया जा रहा है। Peripheral IV consists of a short catheter, a a few centimeter long, inserted through the skin into the peripheral vein. Any vein that is not in the chest or abdomen. अब जो है कैथेटर जो है शॉर्ट कैथेटर है, ये आईवी कैनुला को कह रहे हैं। शॉर्ट आईवी के ये जो आईवी कैनुला है इसको उन्होंने शॉर्ट कैथेटर का नाम दिया है। इंसर्टेड इन द स्किन इनटू द पेरिफेरल वेन्स में डाले जाते हैं, एंड इट इज नॉट द चेस्ट या एब्डोमेन में आप ये उसको नहीं देते। ओके, देखो अभी तक नहीं आया इफ्रा बेटा, कॉल करो दूसरों को, उनको बोलो कि क्लास में आ जाओ, कुछ नहीं कहा जाएगा। सेंट्रल वीनस लाइन, आप लोगों के तो एग्जाम नहीं हो रहे हैं ना, तो आपसे पहले की क्लास है जिनके एग्जाम्स होंगे, आप लोगों के तो नहीं होने अभी।
Central venous lines. In the simplest type of central venous access, a catheter is inserted into a subclavian में डाला जाता है, internal jugular में less commonly है, ये हमेशा नहीं इंट्राजुगुलर में इतना नहीं लगाया जाता, सबक्लेवियन में फिर भी लगा लेते हैं, इंट्राजुगुलर में इट्स वेरी रेयर एंड फेमोरल वेन, ठीक है, फेमोरल वेन में भी लगाया जा सकता है. It can deliver fluids and medication that would be irritating peripheral veins because of the chemical composition. These include some chemotherapy drugs. जिन लोगों की कीमोथेरेपी चल रही होती है, ये उनके लिए उन्होंने बात की है कि जो मेडिसिन दी जा रही है, तो ये एक सिंपलेस्ट टाइप है सेंट्रल वेनस एक्सेस के लिए, ठीक है, लेकिन ये जुगुलर वेन को बहुत रेयर है, हार्डली कोई यूज करता होगा, वो नहीं करते इसको. अब गोल्स क्या है आईवी के थेरेपी के? The main goal of IV therapy, continuous intravenous therapy, is to provide an access route for medication. एक रूट बना दिया जाता है जहाँ से मेडिकेशन दी जानी है, right? IV is also ideal for delivering rapid effect in the short period of time. एक तो उसने कहा कि वो एक इसका जो मेजर गोल है वो ये है कि टू असेस द रूट फॉर इंजेक्शन, ठीक है, एक तो वो रूट फॉर इंजेक्शन है, दूसरा उसने बताया कि आइडियल फॉर डिलीवरिंग रैपिड इफेक्ट इन अ शॉर्ट पीरियड टाइम, ठीक है, शॉर्ट थोड़े से टाइम में आप आईवी से फटाफट जल्द से काबू कर सकते हो. लाइक यू नो, जिनका ब्लड शुगर लेवल पूरा नहीं पड़ रहा, पूरा नहीं कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो वो क्या करते हैं कि उसको आईवी इन्फ्यूजन में इंसुलिन डाल के थ्रू आईवी दे देते. उससे क्या होता है कि उसका ब्लड शुगर लेवल जल्दी कंट्रोल हो जाता है, बनस्पत कि आप उसको मेडिसिन टैबलेट फॉर्म में देते रहो और इंतजार करते रहो, ठीक है, या सबकुटेनियसली दे दिया जाता है. ओके. Once after vein is assessed, एक दफ़ा अगर आपको vein assess होगी, an indwelling device can be inserted and the vein can be used numerous times. एक दफ़ा आपको वेन मिल गई ना और आपने उसमें कैथेटर डाल दिया, तो उसका फिर ये होता है कि आपने उसको सर्व कर वो क्या कहते हैं वेन को उसको अच्छे तरीके से सिक्योर कर लिया और 2-4 दफ़ा उसको आप काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हो मेडिकेशन के लिए. ब्लड सैम्पलिंग फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट. फिर आपका गोल ऑफ आईवी थेरेपी क्या है कि आपने जब आईवी पास किया तो आपने उसमें से पहले ब्लड निकाल लिया. अब ऐसे होता है ना, जब आप लोगों के पास पेशेंट आता है तो आपको कहा जाता है कि इसको आईवी स्टार्ट करो, तो आईवी स्टार्ट करने के लिए जब आप कैनुला अंदर डालते हो तो कैनुला में आप पहले क्या करते हो, कैनुला से पहले आप ब्लड सैंपल ले लेते हो, इससे पहले कि आप मेडिकेशन वगैरह शुरू करें, आप पहले से उसका ब्लड सैंपल वो ले लेते, सैंपल ले लेते और उसके बाद आप अटैच करके उसको आईवी मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, ठीक है. सो इट कैन बी assessed for sampling diagnostic test. फ्लूइड वॉल्यूम रिप्लेसमेंट है, अगर कहीं डेफिसिट है तो आप उसको फ्लूइड वॉल्यूम के लिए भी आईवी लाइन मेंटेन करके उसको ड्रिप्स लगा सकते हैं. न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन, ठीक है, हम देखते हैं कि वो जो जिनको जो आईवी लाइन लगा के जो पेरेंटल मेडिकेशन है, ठीक है, वो दिए जाते हैं ताकि उसके अंदर से जो ताकत है, जो डिफिशिएंसीज है
वो पूरी होगी। प्रोवाइड रूट फॉर, अब वो रूट किसके लिए है? फॉर इमरजेंसी यूज के लिए है, अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए है, वो जो कुछ भी मुंह से नहीं ले रहा उनके लिए है, counteract the adverse reaction of other drugs और poison, उसके लिए होता है कि भी वो जो जिन लोगों को एडवर्स रिएक्शन किसी भी ड्रग का हो जाता है तो फिर या फिर पॉइजन हो जाए तो उसके लिए आप एकदम आईवी स्टार्ट करते हैं। फास्टर अब्जॉर्प्शन है देन अदर रूट, चाहे दूसरे रूट्स के आईवी जो है उसका सबसे क्विक फास्टर एब्जॉर्प्शन है, लेस डिस्कम्फर्ट फॉर द पेशेंट। एक दफ़ा अच्छे तरीके से आप स्टार्ट कर लो तो फिर पेशेंट को तकलीफ नहीं है। लेकिन आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो कि जॉइंट्स के ऊपर जाके आईवी लगा देते हैं, बिल्कुल ही आकर के रह जाते हैं। आपको चाहिए कि जब भी कभी आईवी लगाओ, ये स्प्लिंट एरिया जो शेफ्ट एरिया है आपके लॉन्ग बोन का, आप इस पे लगाओगे तो वो अगर अपनी रेस्ट हिलाना जुलाना भी चाहे तो उसकी स्वेलिंग इतनी जल्दी नहीं होगी। ठीक है? तो ये है कि ये ये जो रूट है ये इतना बेनिफिशियल हो सकता है आप लोगों की आसानी के लिए, वरना क्या हर थोड़ी देर के बाद वो स्वेलिंग कर लेगा और फिर आपको जाना पड़ेगा। तो कोशिश करो कि जॉइंट पे ना लगाओ अनलेस और अनटिल आपको कोई वेन नहीं मिली और सिर्फ यहीं पर आपको वेन मिली तो बहुत फर्क हो जाती है। ठीक है, सो कोशिश करो कि आपको जो आईवी लाइन स्टार्ट करना है उसका तो ऐसी जगह से पकड़ो जहाँ पे उसका हाथ हिलने से उसकी सुई ना हिल जाए। सो ये आपका जो शेफ्ट एरिया है दैट्स द बेस्ट एरिया। एंड देन व्हाट एल्स? IV is convenient and a time saver for the nurse. अभी नर्स के अपने लिए भी टाइम सेविंग, लेस लेस डिस्कम्फर्ट फॉर द पेशेंट। लेस डिस्कम्फर्ट इसलिए भी है कि वो आराम से सो जाएगा लगा के, सुई लगी होती है, सुई पेनिट्रेट कर जाती है, पंक्चर कर जाती है। ठीक है, तो जो ये कैनुलास हैं ये प्लास्टिक के हैं, फ्लेक्सिबल हैं, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता। और नर्स के लिए इसलिए सेवो फॉर टाइम के भी वो उसके सर पे बैठी रहने के बजाय वो हिलजुल वो जाके पेशेंट के दूसरे काम भी कर सकती है। सो हम लोग तो जब मैं जब ड्यूटी पर थी तो मेरा तो एक असूल था, खासकर जब मैं नाइट ड्यूटी पर थी। ठीक है, मैंने और भी अकेली नर्स होने के साथ सिर्फ एक हेल्पर साथ है और इतने ढेर सारे पेशेंट हैं आपके पास, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप एक ही पेशेंट के ऊपर बैठे रहें। तो मैं क्या करती थी कि मैं पेशेंट को हमेशा स्प्लिंट कर लेती थी। मैंने स्प्लिंट्स बना के रखे होते थे, मैं पेशेंट को स्प्लिंट करके तो फिर बाकी दूसरे मरीजों को देखती रहती, इसलिए क्योंकि फिर वो स्वेलिंग हो गई तो फिर नए सिरे से जाओ, फिर स्वेलिंग होगी, इस तरीके से वेन भी अपनी सारे खराब करते हैं और साथ क्या कहती हैं टाइम वेस्टेज अलग है, कमर में झुक के कमर में दर्द वो भी अलग है। क्या ओके मैम अभी आ रही हो आधे घंटे के बाद। ठीक हो गया। Availability electric infusion devices, especially within the available, especially with the availability of electric infusion devices. इलेक्ट्रिक इन्फ्यूजन डिवाइसेस में क्या आएगा?
इन्फ्यूजन इलेक्ट्रिक में आ जाएगा आपके पास। जिन लोगों को वेंट लगा हुआ है, जिन लोगों को क्या कहते हैं, ये डिफिब मिल रहा हो, ठीक है, तो उनके लिए होता है कि भी हिल जुल सकते हैं। कल से हम फेस टू फेस मिलेंगे मैम। मैं नहीं मिलूंगी, मैं छुट्टी कर लूंगी। मैंने नहीं मिलना, इधर तो तुम लोग मिलते नहीं हो, तो जब फेस टू फेस मिलेंगे तब भी यही हाल होगा। और आप लोगों को मैंने भी असाइनमेंट भी मैंने लिख दी हुई है, कल दूंगी, पेपर निकाल के ना, कल दूंगी। या हंस लो। ये भी, एक ये भी नर्स है। नहीं, आपने नहीं छुट्टी करनी, करूंगी। तुम लोग छुट्टियां करते हो, मैं भी अब छुट्टी करूंगी, बैठे रहना 5-5 6-6 7-7 बजे तक। अच्छी सजा दी तुम लोगों ने। रोल क्या है इन आईवी थेरेपी में नर्स का? ठीक है? The nurse must take a detailed assessment of the patient, his level of consciousness, mental status, activity. No, I will not miss you. बिल्कुल नहीं मिस करूंगी तुम लोगों को, खुशी से छुट्टी मनाऊंगी। And need for explanation, teaching and reassurance. ठीक है, अब नर्स का रोल क्या है? नर्स का रोल है कि एक तो सबसे पहले वो आपकी डिटेल असेसमेंट करेगी, ठीक है, आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखेगी, उसके बाद मेंटल स्टेटस देखेगी, आपका एक्टिविटी एंड नीड फॉर एक्सप्लेनेशन, आपके लिए वो एक्टिविटी देखेगी कि आप कितनी एक्टिविटी कर सकते हो। अब एक्टिविटी में क्या होगा? एक्टिविटी में यही होगा ना कि आपने उठना बैठना किस तरह है, उठ सकते हो, खुद से चल सकते हो कि नहीं चल सकते, दीज आर ऑल एक्टिविटीज। आप खुद से पानी पी लेते हो, दवाई ले लेते हो, ठीक है, तो यही एक्टिविटी काफी है आपके लिए। एंड द नीड फॉर एक्सप्लेनेशन, और फिर आपको वो किस तरीके से जिस एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, आपको किन बातों को समझने की ज़रूरत है, आपको सिखाने के लिए किन बातों की ज़रूरत है। एंड रीअश्योरेंस, और रीअश्योरेंस आप रीअश्योर करा लेते हो कि पेशेंट को समझ में आ गया। The nurse must be fully knowledgeable of all complications that can arise and know how to prevent and treat such occurrence. ये ठंडा बर्फ का पानी पी पी के मेरे ख्याल से मेरी आवाज ही बंद हो गई है। और मेरे पास मजे की बात यह है कि पानी खुला है ही नहीं जो मैं घर से लेकर आती हूँ। और ये जो मेरी काम करने वाली है ऐसे टूटे हाथों से काम करती है, मन से मैं क्या करूँ उसके साथ। आज मैं ना दरअसल इंजेक्शन लगाना भूल गई, वो लगा रहे। पी लिया। ओके, ठीक है, अब नर्स के पास आपको पता होना चाहिए कि पूरा नॉलेज होना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो अगर गलत तरफ इंजेक्शन लगाती है, ठीक है,
या स्वेलिंग हो रही है और उसको इग्नोर कर रही है, तो क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, तो शी मस्ट बी नॉलेजेबल ऑफ ऑल कॉम्प्लिकेशन। सेल्यूलाइटिस हो गया तो उसको पता होना चाहिए कि अगर मैं इग्नोर करूंगी तो पेशेंट का हाथ भी गैंग्रीनियस हो सकता है। सो मुझे तो इस बात का होता था, जब मेरी आईसीयू में वहाँ पे ड्यूटी होती थी तो आई वॉज वेरी केयरफुल कि इन्होंने कितने वेन्स पंक्चर करने के बाद जाके एक टीका लगाया। ठीक है, तो मैं अगर आईसीयू की स्टाफ हूँ तो मैं जूनियर्स को कभी भी नहीं थी कहती होती कि तुम आईवी स्टार्ट करो। मैं आईवी स्टार्ट करके तो कहती थी अब ये गिन लो, ड्रॉप्स गिन लो, तो उसको सेट कर लो जो भी है, लेकिन मेरे पेशेंट के वेन्स मत खराब करो, क्योंकि अगर पे वेन्स खराब करते हो तो मुझे ढूंढना तो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत टाइम वेस्टिंग है, फिर हमारा आधे से ज़्यादा काम डिले हो जाता है करने के लिए। तो हम जब जूनियर थे तो हमारी जो मैंने आज भी देखी, मुझे आज भी याद है, हमारी होती थी वार्ड सिस्टर, उनका नाम था नसीम। और वो वार्ड सिस्टर होते थे, ये भी नहीं कि भाई वो सीनियर स्टाफ थे, वो वार्ड सिस्टर होती थी। उनके उनके कैप पे रेड रेड पट्टी होती थी, तो जिनके कैप पे रेड पट्टी होती थी वो सीनियर, वो वहाँ की वार्ड सिस्टर कहलाते थे, बाकी सारी स्टाफ नर्सेस कहलाते थे। ठीक? तो they were the only one who were known as sister, ward sister। तो वो तो डॉक्टरों को भी नहीं थी बख्शती होती, तो वो इतनी डरी थी, जैसी भी थी, मुझे उसके साथ ड्यूटी करना बहुत अच्छा लगता था। वो अगर दूर परे अपने स्टेशन पे भी खड़ी है ना, तो उसने उधर से देख के आवाज लगा के कहना गलत कर रही हो, छोड़ो। इतनी उसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी थी। बहरहाल ये था कि भी आपको पता होना चाहिए कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। Pass IV line with aseptic technique to prevent from infection which may lead to septicemia। अब अगर आपने अनस्टेल टेक्निक इस्तेमाल की है तो क्या होगा, पेशेंट सेप्टिसिमिया में जा सकते हैं। अभी चौथा बंदा कौन आया, हु इज दिस फोर्थ पर्सन। हबीबा इवान के बाद कौन आया, हबीबा, जूलियस आया, जूलियस वेरी बैड, ना आने से ना आता जाए भी, बड़ा एहसान किया हमारे सर पे। ठीक हो गया। So, if skin is warm, swelling, pain, redness around the vein, nurse must remove IV to prevent cellulitis। यही मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आप महसूस करते हो कि उसकी जो स्किन है, आप अपना ये दो उंगलियां उल्टी रख के तो आप फील कर सकते हो, क्योंकि इधर से तो आपकी अपने हाथ उंगली जो पाम है उसकी उंगलियां जो अंदर साल पे आपको गर्म, पेशेंट की तो आपको ठंडी लगेगी, पेशेंट को आपकी गर्म लगेगी। सो व्हाट यू डू, यू उल्टा हाथ ऐसे उल्टा करके आप उसको चेक करते हो नॉर्मल से, जो जो हाथ ठीक है उस पे उल्टा करके रखते हो, ये आपको थोड़ा सा ठंडा लगेगा, जहाँ पे स्वेलिंग हो रही है वहां से आपको गर्म लगेगा, स्वेलिंग नजर आएगी,
तो अपना वहाँ हाथ रखोगे तो आपको वो वार्म मिलेगा। ठीक है, हाथ लगाने से पेन है तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे वार्मथ है, स्वेलिंग है, पेन है। ठीक है, फिर और थोड़ा सा गौर से देखोगे तो जहाँ पे सुई लगी हुई है उसके इर्द गिर्द वो एरिया पिंक हो गया, राइट। अब अगर वो पिंक हो गया है तो फिर आपको पता लगेगा कि यहाँ से जल्दी से आईवी लाइन रिमूव कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करोगे और इग्नोर कर जाओगे तो क्या होगा, सेलुलाइटिस हो सकता है। मैं तो जब ओवर लेती थी तो मैं मस्त ऊपर से कपड़ा चादर हटा के तो हाथ देखती होती थी कि ये स्वेलिंग हो रही है, ठीक से लगा के देखे जाओ। मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, तुम लोगों के खराब आईवी लगे हुए। तो आप लोग भी जब आईवी चेक करते हैं, अपना ओवर लेते हो, तो ओवर में ज़रूर चेक करो कि पेशेंट के जो जहाँ पे आईवी लगा हुआ है वहाँ पे कितनी स्वेलिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि फिर आपको अपने रिपोर्ट में लिख सकते हो कि पेशेंट वाज रिसीव्ड विद सेलुलाइटिस। ठीक है, लेफ्ट हैंड सेलुलाइटिस, राइट हैंड सेलुलाइटिस वगैरह वगैरह। ठीक है, सो जो शिफ्ट जा रही है उसको बोलो इसको चेंज करो और नए सिरे से हमें ताज़ा ड्रिप लगा के देखे जाओ, राइट। ओके, फिर वो लोग नेक्स्ट टाइम बड़े केयरफुल होंगे कि भाई बाबा चीज़ें सब कुछ ठीक से देके जाना। फिर इससे क्या काम अच्छा हो जाता है, इससे ये होता है कि कहते हैं अच्छा हमसे इतना स्ट्रिक्ट लेते हैं, हम भी ऐसी स्ट्रिक्ट किस्म की इनसे इनसे लेंगे आई। तो इसमें ये होगा कि आप लोग गिव एंड टेक में हम केयरफुल हो जाओगे। ठीक है, एंड ऑलवेज टेक इट पॉजिटिवली। दैट्स द वेरी पॉजिटिव किस्म का फीडबैक होता है जब हम इस किस्म की ओवर लेते हैं, देन वी लर्न अ लॉट। हम लोगों को तो तौबा वो ड्रिप्स जा रहे होते थे और कितने ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से अगर जा रहे हैं और कितना ड्रिप इतने इतने टाइम में इतना ड्रिप जा चुका होना चाहिए था। ठीक है, तो ये तो अभी कुछ भी नहीं गया, राइट। तो ये भी ओवर में हम लेते हैं जब हम क्या कहते हैं ओवर ले रहे होते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि आपने इस हिसाब से ये इसकी ये ड्रिप जा रही है और इसको अब तक इतना जा चुका होना चाहिए। इसके हिसाब से अगर बहुत कम है तो आप बता सकते हैं हमको कि आपने तो ड्रिप भेजी कोई नहीं इसको, राइट। तो ये भी चीज़ें ये सारी आईवी भी आप लोग ना सिर्फ चीज़ें सिर्फ चेक करते हो, गिव एंड टेक करते हो, बल्कि आप लोग ये आईवी लाइन और बाज नर्सेस इतने अच्छे होते हैं, ऊपर से पेशेंट को बड़ा पप्पू बना के रख देते हैं, साफ सुथरा कर करके, और नीचे से जना वो कैथेटर लीक हो रहा है, पेशेंट ने स्टूल भी किया हुआ है, उसका पैम्पर चेंज नहीं है, नीचे उसकी बेडिंग चेंज नहीं है, ऊपर साफ चादर दे के तो पेशेंट को ऐसे ही दे के चले जाते हैं। तो यू नीड टू चेक आउट वेरी अच्छे तरीके से कि भाई हम ओवर में क्या देखे जा रहे हैं। हमें तो बुला लिया जाता था वापस ही कि क्या देखे जा रहे हो, पेशेंट को नीट करके देखे जाओ। ओके, इफ द स्किन वार्म हो गया आपने उसको रिमूव। नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिव आईवी फ्लूइड्स अकॉर्डिंग टू प्रॉपर मेथड। ये वही बात है, प्रॉपर मेथड से आपको देना है उसको, कितने ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से आपने उसको देना है। 8 आर्ली दे रहे हो, देन यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग। आईवी ड्रॉप्स की आप लोगों को कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी आती होगी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, 1/4 into 500 into 6, 20 ड्रॉप्स पर मिनट जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है उसके में उसका, ये उसके मुताबिक फिर आप देखते हैं। If fluids are given in high rate or a large volume, patient may develop, क्या कुछ हो सकता है, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। अब अगर फ्लूइड ओवरलोड है तो हाइपरटेंशन हो सकती है। ठीक है, हार्ट फेलियर हो सकते हैं,
पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा आपने फ्लूइड पेशेंट को ओवरलोड कर दिया तो इससे ये बहुत कुछ हो सकता है। इसे अगर बहुत कम दे दिया है, लो वॉल्यूम है, तो फिर कैन डिस्टर्ब द पेशेंट बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर देगा। उसमें आपका सोडियम आ जाएगा, सोडियम पोटेशियम हो जाएगा, सोडियम मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, then comes nurse should be careful about air embolism because air embolism is the cause of blocking vessel। वेसल को वो उसका जो बुलाए है वो क्या करता है, जहाँ कहीं भी जाता है वो जब तक तो वो ब्लड बर्स्ट नहीं होता तब तक तो वो रास्ता रोक के बैठा रहेगा। ठीक है, सो ये बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्व द पेशेंट केयरफुली ड्यूरिंग आईवी थेरेपी एंड रिकॉर्ड वाइटल साइंस टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। पेशेंट को आपने ऑब्जर्व करना है बहुत केयरफुली से और देखना है कि उसकी जो आईवी थेरेपी है, ठीक है, या उसका रिकॉर्ड जो है, उसके वाइटल साइंस जो है वो टू प्रिवेंट फर्दर उनकी वाइटल साइंस और ये सब कुछ देखने से फायदा ये होगा, यू कैन प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। The nurse must obey the policies and rules where she is employed। हर हॉस्पिटल्स की अपनी पॉलिसीज होती हैं, अपने अपने रूल्स होते हैं। यू नीड टू फॉलो एंड ओबे दोज रूल्स। जहाँ पर भी आप एम्प्लॉय हो और आपको ये ज़रूरी है कि आप उस वहाँ की पॉलिसीज को, उसके रूल्स रेगुलेशंस को आप मान के रखो कि इस पेशेंट को आईवी है तो हमने क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना। सो एट द एंड अगर हम समरी देखें तो समरी में यही होगा कि इंट्रावेनस इज द इन्फ्यूजन ऑफ फ्लूइड्स एंड मेडिकेशन to the patient directly into the blood। मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रखते हैं, मेडिकेशन है, फ्लूइड ब्लड प्रोडक्ट्स जो कि दिए जा रहे हैं। एंड देन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आईवी लाइन roles to nurse observe and the patient during IV therapy and to prevent from complications। तो ये उसकी समरी उसने बताई है और आखिर में रेफरेंसेस। ओके, नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू क्या कहते हैं राइट प्रेजेंटेशन। ओके, मैं आपको अब इस पिक्चर इसी प्रेजेंटेशन जो कि मैंने नहीं बनाई, ये आप ही की तरह के स्टूडेंट्स ने ये बनाई है। इसके अंदर जो आप लोग चीज़ें डालोगे वो क्या होगा, दिस इज द अब ये है रुबीना क्लास हो रही है, बता दूंगी क्लास हो रही है, क्लास ले रही। ओके, अब ये है कि जब आप प्रेजेंटेशंस तैयार करोगे तो बेटा ये जो जैसे अब इंट्रावेनस थेरेपी का ये फ्रंट पेज है। ओके, इस फ्रंट पेज का आप क्या करोगे, ये इंट्रावेनस को थोड़ा सा और ऊपर ले जाओगे। ये जो आपके पास ये तस्वीर है इसको थोड़ा सा इतना छोटा कर दोगे कि इसके नीचे आपने लिखना है प्रिपेयर्ड बाय, सबमिटेड टू, ठीक है, एंड डेट, डेट क्या है, NICU स्टूडेंट। नीचे अपनी डेट के साथ आपने अपना ईयर जरूर डालना है। ठीक है, तो ये तो आपका फ्रंट पेज हो जाएगा। सेकंड पेज पे यू नीड टू गो फॉर द कंटेंट। अब कंटेंट क्या है, कंटेंट में जैसे आपने लिखना है कि डेफिनेशन है आपके पास, क्या कहते हैं, डेफिनेशन है, टाइप्स है, कॉजेज है, उसकी पर्पसेस हैं, एम्स हैं, गोल्स हैं, जो भी है। ठीक है,
और जिस तरह मैं प्रेजेंटेशन देती रही हूँ उसके मुताबिक, ठीक है। तो वो कंटेंट आपने डालना है एट द एंड अपने समरी, और फिर उसके बाद ओ सॉरी, आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपने जो टाइटल पेज है आपके पास, ठीक है, टाइटल पेज आएगा। टाइटल पेज के बाद आपके पास कंटेंट लिस्ट आ जाएगी कि आपके पास इसके अंदर कितने कंटेंट है। देन कम्स योर ऑब्जेक्टिव्स पहले आएंगे। पहले टाइटल आएगा, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, कंटेंट आएगा, इंट्रो आएगा, आपके टॉपिक से रिलेटेड इंट्रो क्या है, एंड देन आपके पास फिर मटेरियल जो भी आपने तैयार किया, ठीक है, यानी कि बॉडी आ जाएगी, जो आपकी ये जो प्रेजेंटेशन है उसकी बॉडी आ जाएगी। और सारा कुछ देने के बाद उस बॉडी के अंदर आपकी डेफिनेशंस, टाइप्स, पर्पस, गोल्स वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। एंड देन कम्स योर क्या कहते हैं, समरी, राइट। समरी के बाद आपका आ जाएगा रेफरेंसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रेफरेंसेस। अच्छा बेटा, आप लोग अभी थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा सा ब्रेक करो, ठीक है, और मैं आती हूँ।
हेलो बच्चों, हम आ गए। ओहो, सांस चढ़ गया। हाँ, आप गई थी ना हमारे साथ। लो जी, हम आ गए। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करें। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? स्टॉप द स्लाइड। अच्छा बच्चों, अभी जाना नहीं अच्छा, इसलिए क्योंकि मैं आपके लिए दूसरा टॉपिक अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, तो भागने में जाना।
ओके, अभी जो मैंने अपलोड किया है वो है आपका एडमिटिंग एंड डिस्चार्ज एंड ट्रांसफरिंग द पेशेंट। ठीक है, ये आ सकता है इम्तिहान में, पूछा जा सकता है कि आपके पास आईसीयू का पेशेंट आ रहा है तो आप उसको कैसे एडमिट करोगे और कैसे ट्रांसफर करोगे या उसको डिस्चार्ज करोगे। बेशक हमने ये पढ़ चुका है, लेकिन ये एक और स्लाइड थी मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये एडमिटिंग, ट्रांसफरिंग एंड डिस्चार्जिंग द पेशेंट। कैसे आप पेशेंट को एडमिट करोगे, ट्रांसफर करोगे, और ये है हमारा 4 से 5 एडमिटिंग, ट्रांसफरिंग एंड डिस्चार्जिंग पेशेंट्स। ठीक है, ओके, सो yeah, admission can cause anxiety and fear। अब पेशेंट जो बीमार है वो अगर उसको पता लग जाए कि भी मुझे डॉक्टर को दिखाना है, उसमें मुझे एडमिट कर लेना है, ठीक है, पता नहीं डॉक्टर क्या कहेगा, ठीक है, तो वो उसके अंदर एक ऑटोमेटिकली हॉस्पिटल की एंजाइटी होती है, राइट, एक डर होता है, पता नहीं मुझे मेरे साथ क्या पूछेंगे, मुझे किस तरीके से एडमिट करेंगे, कहाँ मैं जाऊंगी, मैं कैसे बगैर अपनी अम्मी के रहूंगी, मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, वो कहीं मुझे कार्ड तो नहीं डालेंगे। मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब मेरी टॉन्सिलेक्टमी होनी थी तो मैं उस वक्त क्लास 4 में थी सिर्फ, और उस क्लास 4 में मुझे मेरी टॉन्सिलेक्टमी के लिए जब मुझे हॉस्पिटल ले जाना था तो हमारे एक प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे बोला, या अनीश यू गोइंग टू हैव एन ऑपरेशन, तो डू यू नो व्हाट आर दे गोइंग टू डू। मैंने कहा नहीं। कहते हैं दे आर गोइंग टू कट योर नेक, टेक आउट द टॉन्सिल्स एंड देन दे विल स्टिच इट अगेन। तो मैंने कहा श्योर ना, वो जोड़ देंगे ना मेरा गला वापस, कि हाँ जोड़ देंगे। ओह दैट्स, फिर ठीक है। देन आई वाज हैप्पी कि वो दोबारा जोड़ देंगे फिर तो ठीक है, वरना मैं ऐसे कटी गर्दन के साथ कैसे फिरूंगी, यू नो। उस वक्त मेरे ज़हन में ये इस किस्म की बातें आती थी कि ये, सो इट कैन कॉज एंजाइटी। अब अगर मैं डर के बैठ जाती तो पता नहीं वो एंजाइटी मेरे लिए क्या काम करती। Transferring from one room to the next is an example. The patient has to adjust to a new environment. या मेरे साथ एक और स्टूडेंट था जिसका टॉन्सिलेक्टमी होनी थी, और हम दोनों को एक ही ये नहीं था गंगाराम हॉस्पिटल, वहाँ पर जो ड्यूटी स्टेशन के ऑपोजिट जो रूम है, जो पूरा बड़ा वार्ड है, उसमें रखा हुआ था, और उसी में वो मेरे साथ मेरी क्लिक भी था, वो एक और बच्चा भी था। अब मुझे इतनी तसल्ली थी कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी अकेली का गला नहीं कटेगा, इसका भी गला कटेगा, ठीक है, तो मैं खुश थी इस बात से। अब उन्होंने पूछा हाँ जी इसकी क्या उम्र है, कि ये 12 साल का है, और ये बड़ा बच्चा है, इसको बाहर निकालो, इसको नहीं रखना इधर, और ये चला गया। और मैं फिर जो फियर और एंजाइटी थी ना, वो उस वक्त मेरे अंदर आई, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि वो ये मुझे अकेले ही छोड़ दिया इधर इस वार्ड में। उस वक्त तक एंजाइटी नहीं थी मुझे, तब तक मेरे साथ कोई था कि मेरी अकेली का गर्दन तो नहीं कटना। तो
उसने कहा कि नहीं जुनैद, इसका होना ऑपरेशन एक ही दिन में था, लेकिन फिर उसको दूसरे वार्ड में भेजा गया। सो दिस इज एन एग्जाम्पल एंड कि न्यू एनवायरनमेंट में जब हम जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो हम लोगों को एंजाइटी होती है। It is very important that the healthcare worker makes good first impression and makes the patient feel at home. अब feel at home कैसे हो सकता था? ठीक है, अब उसने कहा फॉर एग्जाम्पल बीइंग courteous, supportive, kind and giving clear instruction on how to follow the procedure and all. ये सब कुछ छोड़ के वो जनाब ऊंची आवाज में, पहले तो आवाज लगती थी। आई स्टिल रिमेम्बर, आई वॉज इन क्लास 4 बट आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे अपना बचपन बड़ा अच्छा याद है कि अनीस बेगम कौन है, अनीस बेगम। भाई ये कौन अनीस बेगम कर रहा है। उस वक्त मजे की बात है कि मुझे अपना नाम अनीस था ये भी नहीं था पता। 12, ये अनीस बेगम आ जाइए कोई। फिर मैंने हाथ खड़ा किया, मैं आऊँ। तो मैं उस वक्त क्लास 4 में थी, तो मुझे देख के कहते हैं तू बेगम है, तू अनीस बेगम है। तो ये फर्स्ट इम्प्रेशन था मेरा उस हॉस्पिटल में जाने का, कि ये फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ा मुझे, है तू है अनीस बेगम, जिस तरीके से ये ना लाहौरी बोलते होते हैं। मुझे बड़ा ही बुरा लगा, ये मुझे अनीस बेगम क्यों कह रहे हैं। एक दूसरा ये कि है तू है अनीस बेगम, वो एक वो बात है। So being courteous, supportive, you need to be courteous, supportive, ताकि बच्चे का या बड़े का या बूढ़े का जो भी है, आधी से ज्यादा एंजाइटी कम हो जाए आपके अखलाक को देख के। बहुत दफा ऐसे होता है कि इंसान वो यूज टू हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, आपसे प्रॉमिस लेते रहते हैं कि आप होंगी ना हमारे साथ, आप आएंगी ना हमारे साथ ऑपरेशन रूम में। तो वो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल होंगे, हम आपके साथ में होंगे। तो ये है कि थोड़ा सा सपोर्टिवली होना चाहिए। दूसरा, डू नॉट रश व्हेन एडमिटिंग, ट्रांसफरिंग और डिस्चार्जिंग द पेशेंट। इतनी अफरा तफरी नहीं होता जैसे कि हमारे अक्सर हमने देखने में आता है कि जल्दी करो पर्चा बनाओ, जल्दी करो, फिर पेपर बनाओ, इसको निकाल, जल्दी से निकालने की कर रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी करो और उसको फारिग करो, बिस्तर खाली करो बस। यू नो, मैंने कई दफा देखा है कि ये इसी तरीके से कर रहे होते हैं। सो यू डू नॉट नीड टू रश। Allow the individual to ask questions. If you do not know the answer, ask the supervisor. Ask the individual. Individual is the patient. ये अब दो भाग गए हैं ना, इसमें से जूलियस भागा होगा और साथ ही ये इफ्रा भाग गई होगी या हबीबा भागी होगी। आखिर में हमेशा मैं 2 की अटेंडेंस लगाऊंगी, 4 से 5 में। ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं कह रही। अब ये 2 कौन है, मुझे नाम बता दो जरा मेहरबानी करके। अपनी अटेंडेंस लगा लो 2 की। जिसका हाथ का निशान आएगा तो मैं समझ लूंगी कि ये प्रेजेंट है। फैसिलिटीज हैव अ स्पेसिफिक फॉर्म फॉर ईच फॉर्म। ठीक है, अब हर इंडिविजुअल के पास क्या होगा कि एक स्पेसिफिक फॉर्म होगा। उस फॉर्म के लिस्ट में प्रोसीजर दैट मस्ट बी परफॉर्म एंड विल स्लाइटली perform will vary slightly from facility to facility. Information must be complete and accurate. अब क्या होता है कि जो फैसिलिटीज आप लोगों को दी जा रही है वो हर फॉर्म में अंदर होती है। फॉर एग्जांपल उसने कहा है फॉर्म लिस्ट जो है उसके अंदर प्रोसीजर्स होते हैं दैट मस्ट बी परफॉर्म। कौन सा प्रोसीजर है?
फॉर एग्जाम्पल टॉन्सिलेक्टमी हो रही है, ठीक है, वो प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर जो है वो इट विल वेरी फ्रॉम फैसिलिटी टू फैसिलिटी। अब वो एज देखते हुए, उम्र देखते हुए, जगह देखते हुए, मतलब उसके मुताबिक वो वेरी करेगा उसके परफॉर्मेंस पे कि किस किस्म का होगा वो। जनरल एनेस्थीसिया में होगा कि वो क्या कहते हैं, कौन सी एनेस्थीसिया मिलेगा उसको, कितना मिलेगा, सो फोर्थ। इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंप्लीट एंड एक्यूरेट, सही तरीके से उसको फिल करना जरूरी है। इफ पेशेंट डज नॉट नो द आंसर टू अ क्वेश्चन, अगर वो उसको आंसर नहीं आता किसी सवाल का, तो रिलेटिव ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेशेंट में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अब उसके रिश्तेदार जो साथ आए हुए हैं वो उसकी वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो पेशेंट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करें। Questions regarding medication or allergies are answered by the nurse. अब उसको जो नर्स क्वेश्चन करेगी वो एलर्जी से रिलेटेड करेगी, मेडिकेशन से रिलेटेड करेगी, और उस फॉर्म के ऊपर करेगी जो दिया गया, और उसके ऊपर वो टिक मार्क करेगी कि एलर्जीज में ये ऐसे एलर्जी टू पेंसिलिन टिक मार्क कर देगी, रेड पेंसिल से हमेशा टिक मार्क करेगी और स्पेसिफाई करेगी कि दिस पेशेंट इज एलर्जी टू पेनिसिलिन, ठीक है। सर्टेन प्रोसीजर्स हैव टू बी फॉलोड, जैसे कि वाइटल साइन है, हाइट एंड वेट है, ठीक है, उसकी मेजरमेंट लिखनी ज़रूरी है। कलेक्शन ऑफ रूटीन स्पेसिमेन, यूरिन स्पेसिमेन, और अगर हो सके तो हो सकता है उसका ब्लड टेस्ट का भी रिपोर्ट साथ लगनी हो। फिर उसमें आ जाता है कि जिन पेशेंट्स को बाज़ात ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो बैग है, ब्लड, फिर कंसेंट फॉर्म वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके साथ अटैच होनी चाहिए। वो जो फॉर्म दिया था जिसके ऊपर आपने सारे टिक मार्क्स लगाए हैं और आपने कंसेंट फॉर्म लेके वो सारा फॉर्म आपके पास कंप्लीट होना। फैमिली मेंबर्स में भी में टेक क्लोथिंग आइटम्स होम। अब क्या होता है कि आप पेशेंट को दाखिल करा लिया है, तो अब दाखिल करा के जो हॉस्पिटल है वो अपना गाउन पजामा पेशेंट को देंगे और वो कह दिया जाएगा ये उस मरीज के कपड़े जो है आप अपने साथ घर लेकर जा सकती हैं। जिस दिन पेशेंट डिस्चार्ज होगा उस दिन आप अपने ये कपड़े ले आना, कपड़े पहन लेंगे और हॉस्पिटल के कपड़े हॉस्पिटल में छोड़ जाएंगे। लिस्ट मस्ट बी चेक्ड बाय बोथ हेल्थ केयर वर्कर्स एंड पेशेंट। अब जो लिस्ट है वो आपने पेशेंट से भी एक दफ़ा टेली करा लेना अगर पढ़ा लिखा है, या उसका रिलेटिव जो भी है वो आपने उसको दिखा के, और फिर जो आपके पास हेल्थ केयर वर्कर जो भी है उसको भी आपने एक दफ़ा चेक करा देना है कि यही कुछ कहा था, यही कुछ लिखा था, यही कुछ आपके पास हमारे पास था, ये मेडिसिन थी वगैरह, ठीक है। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर या डिस्चार्ज list must be checked to make sure that the patient has all belongings, ठीक है। अब पेशेंट ना सिर्फ वो बिलोंगिंग पेशेंट की आपके आपके पास है और जो आपने वापस किए, आपने अपनी इन्वेंट्री की भी चीज़ें देखनी है कि कहीं वो बेडशीट तो नहीं साथ लेके जा रहे, कहीं वो गाउन पजामा पहनकर तो नहीं जा रहे साथ, ठीक है, ये चीज़ें आपने देखनी है। वाइटल साइन चेक कर रहे थे, वाइटल साइंस का थर्मोमीटर पेशेंट के पास था, बीपी सेट अगर उसके पास था, तो देखो कि वो अपने साथ लेकर तो नहीं जा रहे कोई चीज़, ठीक है, या वो अपनी कोई चीज़ छोड़ के तो नहीं जा रहे यहाँ पे, राइट। बाज़ औक़ात चप्पलें रह जाती हैं, बाज़ औक़ात उनके डोली में वो नीचे वो देखते नहीं हैं, ऊपर-ऊपर से चीज़ें उठाते हैं तो डोली में चीज़ें पड़ी होती हैं, कहीं वो तो नहीं छोड़ के जा रहे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और आपने चेक करनी है कि ये सारी चीज़ें पेशेंट के साथ जा रही हैं कि नहीं। उसका जो अगर एडवांस में कुछ पैसे जमा किए हुए हैं
तो देखो वो उसको वापस मिल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो if family does not take clothing home, it should be put in safe place. अगर पेशेंट कपड़े साथ लेके नहीं जा रहा है, डज नॉट टेक क्लोथिंग होम, इट शुड बी पुट इन अ सेफ प्लेस। ठीक है, वो उसकी जहाँ पे भी है, जहाँ पर भी रखना होता है वहाँ पे उसको आप रख दें, और मेक श्योर कि वो बता देना उसको कि ये कपड़े मैं ये मैंने उतारे थे, ये इस पजामा है और ये कमीज है जो कि मैं एक कुर्सी पे छोड़ के जा रहा हूँ, बेंच पे छोड़ के जा रहा हूँ, बिस्तर पर पड़े हुए हैं। लेट द नर्स नो। ठीक है, मनी इज काउंटेड, रिकॉर्डेड एंड केप्ट इन वॉलेट। अब उसने मनी को जो पेमेंट हो गई है, अपना बकाया चेक कर लो, काउंट कर लो और अपने वॉलेट में रख लो। Patient and faculty should be oriented with instructions on how to operate equipment as such as how to operate call signal, bell control, television remote and other equipment provided like AC का रिमोट हो गया। ठीक है, अगर वो क्या कहते हैं बेड को ऊपर नीचे करना है, उसका कंट्रोल आपको कैसे करना है। ठीक है, बेड ऊपर करना है, बेड नीचे करना है, क्या कहते हैं आपकी रेलिंग्स ऊपर करनी है, नीचे करनी है, कॉल बेल कैसे बजानी है, राइट। टेलीविजन का रिमोट है, अगर आपको आता है तो गुड इनफ, नहीं आता तो आपको वो बताएगी जब आप दाखिल हुए, आपके पास ये ओरिएंटेशन होनी चाहिए। ऑल्सो विजिटिंग आवर्स, अब आपने उनको ये भी बताना है कि ठीक है अब ये दाखिल हो गए हैं, इतने बजे से इतने बजे तक विजिटिंग आवर्स हैं। ठीक है, लोकेशन ऑफ द लॉन्चेस, कि अगर आप पहले आ जाते हैं तो आप वहाँ लॉन्च में बैठ सकते हैं, पेशेंट के पास आपको इतने बजे आना, बाकी आप वेटिंग रूम में बैठ सकते हैं। स्मोकिंग रेगुलेशन में आपने बताना है कि भी आपने स्मोक करना है तो हॉस्पिटल से बाहर जाए और ये ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह से दूर रहें। यहाँ पर इस जोन में आपने हॉस्पिटल जोन के अंदर सिगरेट नहीं पीनी है। अदर सर्विसेज शुड बी एक्सप्लेन्ड। अदर सर्विसेज में क्या हो सकता है? अदर सर्विसेज में आपके पास हो सकता है कि अगर आपने व्हील चेयर का इस्तेमाल किया है तो उसको उसकी जगह पे वापस रखनी है। अगर वो उनका एक तरीकाकार होता है कि आप शनाख्ती, हमारे हॉस्पिटल में था कि भी आप अपना शनाख्ती कार्ड जमा कराएं और व्हील चेयर ले जाएं, वरना क्या होता है कि जिसका जहाँ दिल करता है वहीं व्हील चेयर छोड़ देता है, अपनी जगह को वापस नहीं जाता। इसलिए वो क्या करते हैं कि वो शनाख्ती कार्ड ले लेते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि जब आप व्हील चेयर वापस करके जाएंगे हम आपका शनाख्ती कार्ड आपको वापस कर देंगे। ठीक हो गया। तो कुछ इस किस्म के भी अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। डन फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि किसी वजह से की जाती हैं। चेंज इन पेशेंट कंडीशन और पेशेंट्स रिक्वेस्ट पे वो कुछ बदलाव करना पड़ता है। ठीक है, एजेंसी पॉलिसी must be followed and the reason should be explained to the patient and family. अब कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाई जाती हैं जिसकी वजह पेशेंट को और उसके रिलेटिव्स को समझा दी जाती हैं कि भी ये वो पॉलिसी है कि आपने इसमें यहाँ पे सिगरेट नहीं पीना। पॉलिसी ये है कि आप घर से कुछ नहीं बना के लाएंगे, पेशेंट को अंदर से ही खाना मिलेगा। पॉलिसी बनती है कि जिस पेशेंट का डॉक्टर पेशेंट जिस डॉक्टर का है वही डॉक्टर आके उसको देखेगा। सो द न्यू रूम और यूनिट मस्ट बी रेडी टू रिसीव द पेशेंट, यानी कि आप अपने पेशेंट का अपने ये क्लोज बेड बना के रखा हुआ है, और जैसे अभी ये क्लोज बेड है, पेशेंट आ जाएगा तो ये ओपन बेड हो जाएगा। सो रिसीव द पेशेंट्स क्लोथिंग एंड पर्सनल आइटम्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड
with the patient. अब पेशेंट को तो आपने रिसीव कर लिया, उसको नया कमरा भी दे दिया, राइट? और अगर उस कमरे में एसी वगैरह लगा हुआ है तो आप उनको बताएंगे कि इनके चार्जेस फर्क होते हैं, राइट? ओके, मस्ट बी रेडी टू रिसीव द पेशेंट। अब ये नया रूम है, इस नए रूम में पेशेंट को रिसीव करने की ज़रूरत है, ठीक है? और ये बिल्कुल रेडी रहना चाहिए कि पेशेंट ने आना है। देन क्लोथिंग एंड पर्सनल आइटम मस्ट बी ट्रांसफर्ड विद द पेशेंट। पेशेंट के साथ ही ये चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। An organized transfer help prevent fear and anxiety। एक ऑर्गेनाइज्ड जो ट्रांसफर हेल्प है वो आपका पेशेंट के अंदर से डर और एंजाइटी को निकाल देता है। कितना अच्छा रूम है। हम्म। सो ये था आपके पास, ज्यादा नहीं था, बस छोटी छोटी नई नई बातें हैं जो आपके पास अगर कभी नोट भी आ जाए तो क्या आपके पास पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, ये सारा सेफ्टी आपको अभी तो वो नहीं दिया हमने, जो होते हैं वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ये भी एक टॉपिक है कि डिस्पोज आप कैसे करेंगे उनकी वेस्ट को, जो हॉस्पिटल वेस्ट है उसको हम कैसे डिस्पोज करते हैं। हो गया। फिर दो रह गए, भाग गए सारे। अच्छा, तुम लोगों की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, बैठे रहना आकर के 5 बजे तक। अभी तो गायब हो जाते तो फिर गायब भी नहीं होगे। अभी इस वक्त कौन कौन है इधर? हाथ खड़ा करो। वो जो तस्वीर नहीं होती है आपके पास हाथ खड़ा करने वाली, वो वाली तस्वीर जरा हाथ खड़ा करके भेजो। ये पुरानी तस्वीरें हो गई हैं सारी आपकी। अभी की जो अटेंडेंस है हाथ खड़े करके भेजो। इफ्रा मौजूद है, और कौन मौजूद है? इफ्रा के अलावा और कौन मौजूद है? सिद्रा है, इफ्रा है, ओके, दो तो यही मौजूद है, इन दोनों की प्रेजेंट लगेगी सिर्फ। बेटा कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लो। मैं तो अभी वो ढूंढ ढूंढ के निकाल रही हूँ जो हम लोगों ने कोर्स आउटलाइन तो हमने कंप्लीट किया, जो रह गया उसको कर रहे हैं। अभी कल आप लोग जब आओगे तो देन आई विल गिव यू योर असाइनमेंट।
अब इनके नाम किधर लिखे हुए?
ओके, मैंने अब आप लोगों की वो क्या कहते हैं बेटा असाइनमेंट बना दी है। और ओके, ठीक हो गया। आप लोगों की असाइनमेंट मैंने बना दी हुई है। और उस असाइनमेंट में मैं टॉपिक्स आप लोग कल जब आओगे तो आप लोगों को मैं दूंगी कि ये टॉपिक्स है और इस तारीख को आप लोगों की प्रेजेंटेशंस हैं। तो हमारे 2 दिन में जो दो घंटे की जो क्लासेस हैं उसमें हम ये प्रेजेंटेशंस की आप लोगों को आप तैयार करोगे, ठीक है। और उसके साथ आपने क्या कहते हैं, ओके, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स की मैंने अटेंडेंस लगाई है इसलिए। ठीक हो गया बेटा। तो मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को अभी हमारे पास वैसे टाइम है, मैं बता सकती हूँ कि आप लोगों की टॉपिक्स क्या हो सकते हैं। ठीक है। स्मार्ट, 1 मिनट। ओके, ओके, अब मैं आपको बता सकती हूँ कि जिस तरह का से आपका जो ये रोल नंबर आ रहे हैं, आसमा का होगा सेप्टिक शॉक, आपदा का होगा DKA एंड कॉमा, एंड हबीबा रेस्पिरेटरी फेलियर पे बनाएगी। और इफ्रा मायोकार्डियल इंफार्क्शन पे, जूलियस बनाएगा रोमैटिक फीवर पे, लुबाना एस्थमा पे बनाएगी, नीलम COPD पे बनाएगी, रोनाल्ड टॉफ पे बनाएगा टेट्रोलॉजी ऑफ फेलिट। एंड नंबर 9 पे है सादिया एपिलेप्टिक स्टेटस एपिलेप्टिकस पे बनाएगी। एंड देन 10 नंबर पे है सहर अरूज, ये बनाएगी मेनिंजाइटिस पे। और सिदरा जमाल, बेटा आप बनाओगी पेन एंड सिडेशन, सिडेशन मैनेजमेंट इन ICU। ठीक है, इस पे भी आप अपना मटेरियल ढूंढो। और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने फ्रंट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज आपने किस तरीके से बनाना है, उसका मैं आप लोगों को तरीका बता दूंगी। उसके मुताबिक फिर आप अपना तैयार करोगे। ठीक हो गया। सो इफ्रा आपका है MI, राइट? किधर गया? या आई नो, देखो इधर लिख के मैं भूल गई, फिर किताब बंद कर दी और गुम हो गई। मिल गई। ठीक हो गया।
इफ्रा बेटा, आपका है इसमें वे आर यू, कौन सा नंबर है आपका? यू आर एट द 4, लकी नंबर 4 पे। सो एम आई है आपका, और सजेशन पेन एंड सजेशन मैनेजमेंट इन आईसीयू बेटा सिद्रा आपका है। ठीक है, इस पे अभी से ढूंढना शुरू करो, मेरी वाली प्रेजेंटेशन बीच में नहीं डालनी, राइट? अपनी अपनी काम करना। गुड हो गया, चलो ओके।